एल्विश यादव, वो शख्स जो खुद को कहते हैं मैं निर्दोष हूं, उनके सोशल मीडिया पे आप जाएंगे और अगर आप वीडियो जांचेंगे नवंबर के पहले सप्ताह की, तो आपको वहीं से पता चल जाएगा कि आखिर एल्विश यादव दोष हैं या निर्दोष हैं। उनके ट्विटर हैंडल पे जाएंगे तो वहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं। लेकिन आपको मैं थोड़े समय में ज़्यादा जानकारी देने के लिए आया हूँ। एल्विश यादव अगर खुद को निर्दोष साबित करने के लिए तुले हुए हैं, तो जब उनसे दूसरी बार पूछताछ के लिए नोएडा पुलिस बुलाई तो वो बीमारी का हवाला देते हुए क्यों भाग निकले। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं प्रश्न नोएडा पुलिस पे भी खड़ी होती है कि दोबारा वो कोर्ट से क्यों नहीं रिमांड पे एल्विश यादव से पूछताछ करते। बहुत सारे सवाल हैं और हर गवाह एल्विश के खिलाफ है। लोग जानना चाहते हैं और कई लोग जानने के बाद भी नहीं जानना चाहते हैं, क्योंकि वो अंधे भक्त हैं उसी चेहरे का जिस चेहरे की आज हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ वो व्यक्ति मौजूद हैं जो उस रेड के चश्मदीद गवाह हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राहुल यादव, जिससे एल्विश यादव का कनेक्शन, वो ऑडियो भी हमने सुनी, वो वीडियोस भी हमने देखे और वो सारे सबूत भी जो एल्विश के खिलाफ हैं, जो राहुल के खिलाफ हैं और जो उन जैसे तस्कर के खिलाफ हैं। प्रश्न हमारा ये है, इस देश में राहुल यादव, एल्विश यादव जैसे और कितने तस्कर पल रहे हैं? देखिए, ये तो एक बहुत ही वृहद जांच का दायरा है कि कौन कौन और कितने तस्कर हैं, कितने तस्कर गिरफ्तार हो सकते हैं। बहुत से ऐसे तस्कर हैं जो अरेस्ट कभी हो नहीं पाते, जिनका नाम कभी सामने नहीं आ पाता। बहुत से ऐसे तस्कर हैं जो अरेस्ट हो जाते हैं और बाद में काम छोड़ देते हैं। बहुत से ऐसे तस्कर हैं जो अरेस्ट हो जाते हैं, जेल जाते हैं, छूट के आते हैं, फिर दोबारा यही काम करते हैं। तो अगर इसकी लिस्ट बनाई जाएगी तो बहुत बड़ी लिस्ट है। लेकिन हमारे देश का जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है वो बहुत ही सख्त है, जो कि 1972 में बनाया गया था और जिसके बाद लगातार इस अधिनियम में संशोधन होते रहे हैं और आज ये अधिनियम बहुत सख्त है। कोबरा, क्रैट और इस तरह की जो प्रजाति के स्नेक्स हैं वो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत शेड्यूल 1 के प्रतिबंधित जानवर हैं। शेड्यूल 1 यानी कि जो टाइगर पर है ऑफेंस, वही सांप, कोबरा और क्रैट पर भी है। शेड्यूल 1 मतलब कि सबसे दुर्लभ, शेड्यूल 1 मतलब कि जिसके अंदर हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा सजा का प्रावधान है, यानी कि 7 साल। अब हम आते हैं कि कितने तस्कर हैं, कितने लोग हैं। देखिए, तस्करों की कोई गिनती या उसका कोई आंकड़ा किसी के पास नहीं है, लेकिन जो लोग पकड़े जाते हैं उन लोगों से पूछताछ होती है और वो अपना गुनाह जब कबूल करते हैं तो वो कुछ ऐसी शख्सियत का नाम लेते हैं जिन पर यकीन करने का पूरा आधार बन जाता है, क्योंकि उनके पास से मिले हुए जो सबूत हैं वो ये तस्दीक करते हैं कि जिसका वो नाम ले रहे हैं वो व्यक्ति इस पूरे क्राइम के अंदर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। इंडिया से फॉरेन तक की सप्लाई मैं करता हूं। अजगर, घोड़ा पछाड़, कोबरा जैसे सांप मैं आप तक ले आ सकता हूं। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये उस ऑडियो में राहुल यादव की स्टेटमेंट है। यही नहीं, एल्विश के खिलाफ वो सारे ऑडियोज को, वो सारी बातों को जो राहुल यादव द्वारा ली गई, जो कहे गए हैं, वो सब एल्विश यादव की वीडियो साबित करती है। लेकिन अब बात राहुल यादव की। जब रेड हुआ था राहुल यादव के घर पे, तो उनके घर पे एक डायरी पाई गई थी। कुछ लोग लाल डायरी बता रहे हैं और कुछ लोग अन्य प्रकार की डायरियां बता रही हैं, और उस डायरी में 60 बुकिंग भी थे रेप पार्टियों के। क्या कहना है इस पे आपका? देखिए, जब रेड हुई थी तब ये डायरी नहीं मिली। ये डायरी मिली है तब जब राहुल यादव को रिमांड पर लिया गया।
नोएडा पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनसे हम लोग भी संपर्क में थे कि भाई इस मामले में, क्योंकि ये पूरा मामला हम लोगों के द्वारा, वन विभाग के द्वारा किया गया, पुलिस भी इसके अंदर इन्वॉल्व थी, तो हम जानना चाहते थे कि आगे इस पूरे मामले के अंदर क्या निकला। तो पुलिस द्वारा मीडिया को भी, हमको भी सारी चीज़ें बताई गई कि भाई डायरी निकली, अब वो लाल रंग की थी, नीले रंग की थी, काले रंग की थी, वो पुलिस बेहतर जवाब दे सकती है, या राहुल यादव जो कि जिस कोर्ट से बाद में उसको बेल मिली कई दिन जेल में रहने के बाद, वो बता सकता है। उस डायरी के अंदर क्या मिला वो पुलिस का आईओ बता सकता है, जो कि अभी तक उसने पीएफए से तो साझा नहीं करा। हम, क्योंकि वहाँ 20 लोगों की रेडिंग टीम थी, उन 20 लोगों से तो साझा नहीं किया जो कि उनको करना चाहिए था। इवन हम ये कहते हैं कि ठीक है, पुलिस अपनी जांच को किसी को नहीं बताना चाहती तो वो ना बताए, हम भी इस मामले में नहीं पूछना चाहते। हमने एक केस वर्कआउट करके पुलिस को दे दिया, अब पुलिस उसके अंदर काम करे। लेकिन हमने आपको केस दिया काम करने के लिए, हमारी आपसे एक्सपेक्टेशन ये थी कि आप काम करेंगे, आप इस पूरे गिरोह का, पूरे नेक्सस का भंडाफोड़ करेंगे। पर आपने क्या करा, आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया कि जहर जो पकड़ा गया था उसकी जब रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट को पुलिस दबाकर बैठ गई। सेक्शंस, क्या पुलिस आज भी जवाब दे, क्या पुलिस ने, जब ये वेनम आ गया तो क्या पुलिस ने नारकोटिक्स का सेक्शन ऐड करा इसके अंदर? जी, पुलिस के पास पर्याप्त आधार था। अगर वो चाहते, राहुल यादव की बेल हो गई, लेकिन अगर वो नारकोटिक्स का सेक्शन बढ़ाते तो वो दोबारा से राहुल यादव को गिरफ्तारी उसकी कर सकते थे और फिर उससे पूछताछ भी कर सकते थे। और अब पुलिस के पास है कि जिन जिन लोगों का नाम राहुल यादव ले रहा है उनको भी डिटेन करके आमने सामने बिठाकर पूछताछ करते। पुलिस ने तो आज तक करा ही नहीं ये काम। क्यों? क्योंकि ये काम पीएफए ने पुलिस को दिया था। इसलिए अगर पुलिस अपना खुद करती तो शायद बहुत बढ़ा चढ़ा के इसका प्रचार करती कि ना जाने उन्होंने कितना बड़ा काम करा, लेकिन पुलिस उसमें कहीं ना कहीं नाकाम रही। हम ये नहीं कहते कि हम, अगर एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, आप किसी को भी जेल में डाल दीजिए, सबकी प्रतिष्ठा है। कई बार मुकदमे गलत भी हो जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो भी प्राइमा फेसी एविडेंस थे, राहुल यादव पकड़ा जाता है, राहुल यादव सारी चीज़ें बताता है, जिस समय उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग हमने करी या जो इस मामले में कंप्लेनेंट थे उन्होंने करी, तो उस ऑडियो पर को इनकी वीडियोस तस्दीक करती थी। उन ऑडियोज़ में जो बात राहुल यादव कह रहा था, और राहुल यादव किसी की कस्टडी में नहीं था, राहुल यादव तो बात कर रहा था एज अ कस्टमर, किसी से, एक कस्टमर से बात कर रहा था वो जी, खुद सप्लायर बन के, तो वो सारी चीज़ें खुल के बोल रहा था। तब जब वो पकड़ा गया तब भी उसने पुलिस को बोला, लेकिन बाद में जब वो वकीलों के संपर्क में आया अपने, या जो भी लोग इसके अंदर स्मगलर थे उनके संपर्क में आया, तो वो मुकर गया। फिर उसने बात को किस तरह से कहना है, उसको ये बातों का समझ थी, उसको ये समझा दिया गया था क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, उसने उसी तरह से करा। नोएडा पुलिस से सिर्फ और सिर्फ 2 सवाल। राहुल यादव को दोबारा रिमांड पे क्यों नहीं लिया गया? जब राहुल यादव के घर पे वो लाल डायरी मिली, हो सकता है उस लाल डायरी में तस्करों के खिलाफ कुछ पुख्ता सबूत उनके हाथ लग जाए। क्यों नहीं वो सबूत और भी टीम के साथ साझा किए, और क्यों नहीं वो इस केस की अच्छे से जांच और पड़ताल क्यों नहीं कर रहे हैं? नोएडा पुलिस से मेरे 2 सवाल हैं। नोएडा पुलिस ने इस पूरे मामले में एल्विश यादव और राहुल यादव को समय रहते क्यों नहीं उनका आमना सामना करवाया? नोएडा पुलिस को जो डायरी मिली उसके अंदर नोएडा पुलिस के हाथ क्या सबूत लगे, उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? अगर आप सार्वजनिक नहीं भी करते, एटलीस्ट जो रेडिंग टीम के लोग थे उन लोगों को बताना चाहिए था। तीसरी बात, नोएडा पुलिस के आईओ के पास जब स्नेक वेनम की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो क्यों और किस डर से या किस मंशा से वो उस रिपोर्ट को मीडिया, पीएफए सबसे दबाकर छुपाकर आज तक बैठे रहे? और अब जब रिपोर्ट सार्वजनिक है तो उसके अंदर नारकोटिक्स का सेक्शन क्यों ऐड नहीं किया गया? ये सवाल मेरे नोएडा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से हैं। इसमें नोएडा पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी से थे जो लगातार हमारे संपर्क में उस समय बने रहे, जिन्होंने बहुत, उनकी अच्छी भूमिका मैं कहता हूँ थी,
जो बहुत एक्टिवली नोएडा पुलिस के एक एडिशनल डीसीपी रैंक के अधिकारी थे, जिन्होंने इस पूरे मामले को, इस पूरे नेक्सस को बस्ट करने के लिए बहुत अच्छा काम करा। लेकिन फाइनली अब जो नोएडा पुलिस के इंस्पेक्टर आईओ हैं, वो इस मामले में क्या कार्रवाई कर रहे हैं, वो कम से कम सबसे साझा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एल्विस के खिलाफ हमारी पड़ताल जारी रहेगी।